अब एक क्विक हम रैपिड फायर आपके साथ करेंगे जिसमें हम शॉर्ट आंसर्स आपके जानने चाहेंगे कि आप वहाँ पे हमें जवाब दें उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जो चीज़ पूछूंगी कि सबसे शुभ ग्रह अगर हमें देखना हो नवग्रहों में से वो कौन सा है? देखिए, सबसे शुभ ग्रह अगर मैं मानूंगी तो मैं शुक्र और गुरु को मानूंगी। अशुभ ग्रह की अगर हम बात करें तो? अशुभ ग्रह की अगर मैं बात करूं तो मैं राहु को मानूंगी और केतु को मैं यहाँ पे अशुभ नहीं मानूंगी। डिपेंड करता है कि केतु आपके बैठा किस भाव में है। ठीक है, अगर वो आपके भाग्य स्थान पर बैठ जाए केतु तो वो तो अच्छा हो गया ना, वो आपको भाग्य की तरफ ले जाएगा। और भाग्य अगर आपका कमजोर होगा तभी तो आप अध्यात्म की तरफ जाओगे ना, तो वो अच्छा हो गया। अगर वो 12th हाउस में बैठ जाता है तो वो आपके सपनों के द्वारा इंट्यूशंस भी देता है और आपको एक अध्यात्म के रास्ते पे, क्योंकि सफर तो पूरा जीवन चल रहा है। लोग कहते हैं यात्रा योग है हमारे कुंडली में, नहीं या नहीं। मैं कहती हूँ यात्रा, हमारा पैदा होना ही हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो यात्रा योग से कुछ नहीं होता, सिर्फ विदेश यात्रा योग देखे जाते हैं। यात्रा योग हर किसी की कुंडली में होता है। तो केतु वो यात्रा है जो 12th हाउस में बैठ के हमें देता है। तो अगर अशुभ प्लैनेट मानूंगी तो मैं राहु। क्यों? क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी है, वो चीज़ों को फैला देता है। और फैलाना, वो कहते हैं ना रायता फैल गया अब संभालेगा कौन, तो वो फैलाता बहुत है। पैसे के घर में भी अगर वो बैठ जाए तो वो पैसे के लिए महत्वाकांक्षी बना देता है। वो जहाँ बैठेगा उसके लिए आपको महत्वाकांक्षाएं दे देगा, तो वो गलत है ना। आपके पास जो भी चीज़ एक्सेस है वो गलत है। सृष्टि कहती है हर चीज़ बैलेंस रखो आप, क्योंकि उसने भी तो बैलेंस रखा है ना। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य बढ़ रहे हैं तो जानवर खत्म हो रहे हैं, या जानवर बढ़ रहे हैं तो मनुष्य खत्म हो रहे हैं। वो सांप भी बना रहे हैं, वो गाय भी बना रहे हैं, वो हर पशु बना रहे हैं, तो वो बैलेंस बिठा रहे हैं। ठीक है, अगर सबसे खतरनाक ग्रह की मैं बात करूं तो कौन सा सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है? अगर खतरनाक ग्रह की आप बात करो तो मैं कहूँगी जब गुरु अतिचारी है, जब शनि रेट्रोग्रेड है, सबसे खतरनाक तो यही है। क्योंकि हमें लगता है कि गुरु तो प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं, लेकिन जब वो अतिचारी होते हैं, जब वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो गुरु हैं कि अब आप आते रहो मेरे पास, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मेरे को बताना होगा। जो हमें इस साल दिखाई भी जो हमें इस साल दिखाई दिया है, या जब कोरोना के समय गुरु अतिचारी हुए थे, या जब शनि हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं। क्योंकि शनि हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं 138 दिन से 140 दिन के लिए। तब वो क्या कहते हैं, अभी तुमने जो जो किया अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अब मैं वापस देता हूँ। तो जो अच्छा करते हैं उनकी मेहनत का फल देते हैं, जो बुरा करते हैं, जैसे कि इन्होंने किसी ने किसी की जॉब के लिए कुछ वो किया होगा, बैक बिचिंग की होगी, अब उनके कर्मास सामने आएंगे। शेयर मार्केट के लिए अगर हमें देखना हो तो कौन सा ग्रह देखा जाएगा? देखिए, शेयर मार्केट और जितने भी आकस्मिक धन लाभ के लिए जो मैं प्लैनेट की देखती हूँ वो मैं नेपच्यून और राहु को देखती हूँ। अगर नेपच्यून और राहु की प्लेसमेंट अच्छी जगह बैठी है, जहाँ जहाँ राहु उच्च के हो जाते हैं, जैसे आप कुंभ राशि मानते हो, 11th हाउस मानते हो, 6th हाउस मानते हो, या 3rd हाउस मानते हो, अगर यहाँ नेपच्यून और राहु है तो आपको शेयर मार्केट या और जो आकस्मिक धन वाले जो वो है वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ब्रेकअप के लिए? ब्रेकअप के लिए मैं फिर बोलूँगी मंगल और सूर्य। अच्छा। क्योंकि गुरु और शुक्र आपको दे देते हैं पार्टनर्स, लेकिन अगर यहाँ पे बुरे ग्रहों की दृष्टि आ जाए, शनि की आ जाए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बहुत डिस्टर्ब करती है, राहु की दृष्टि बहुत डिस्टर्ब करती है, केतु की भी करती है, और मंगल अगर स्ट्रांग हो जाए और सूर्य भी, क्योंकि सूर्य तो अग्निकारक है, वो तो जलाएगा। तो ये अगर 5 ग्रहों की दृष्टि आती है तो ब्रेकअप होने के चांसेस बनते हैं। इसी में अगली चीज़ पे हम बढ़ते हैं, मैरिटल अफेयर्स के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, मैरिटल अफेयर्स के लिए अगेन मंगल, शुक्र, राहु, क्योंकि पुरुष के अगर मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं तो शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, या मंगल के साथ होगा, या राहु के साथ महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देगा, या अष्टम भाव में बैठ के फिजिकल अपीयरेंस को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे शुक्र को भी हम देखेंगे, और हम मंगल को, राहु को, किस पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा श्रेणी तो नहीं है, बुध श्रेणी तो नहीं है, क्योंकि बुद्धि बुध है और चंद्रमा मन है, वो जब तक डिस्टर्ब नहीं होंगे आप एक्स्ट्रा मैटर की तरफ नहीं जा सकते हो। और स्त्रियों के लिए यहाँ पे हम शुक्र तत्व को छोड़ के हम गुरु तत्व पे आ जाएंगे। जबकि चरित्र भंग राजयोग, जो चरित्र भंग योग है, वो मंगल और शुक्र बनाते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए मंगल और शुक्र के साथ साथ हमें गुरु को देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी की कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ हो, वो लेकिन चरित्र उसका खराब ना हो, वहाँ पे गुरु कितना स्ट्रांग है। गुरु स्ट्रांग हो गया, गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ गई शुक्र पर और मंगल पर, तो कैसे आप चरित्र भंग राजयोग होगा? नहीं होगा। तो वहाँ पे अगेन मंगल को भी देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे, स्त्रियों की कुंडली में गुरु देखेंगे, फिर बुध और चंद्रमा को भी देखेंगे, फिर पापी ग्रह कितनी नज़र डाल रहे हैं, भाव कौन सा है, उसको भी देखा जाएगा। एक चीज़ चलती है कि 24 जो एक नंबर है उसको ग्रीन पेन से लिख लो अपने हाथ पे और आपके लिए जो वीनस है वो स्ट्रांग हो जाएगा, लग्जरी आ जाएगी। क्या ये बात सच है? मैं नहीं मानती। अच्छा। हाँ, आप देखिए मेरे यहाँ पे मेरा एंजल नंबर रहेगा, लेकिन और कहीं पे कुछ नहीं है,
क्योंकि मैं कहती हूँ अगर शुक्र पर्वत पर मैं इत्र भी लगा देती हूँ, मैं दही भी लगा देती हूँ, तो भी वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप पंचामृत, आप शिवलिंग से कुछ भी उठा के अगर आप अपने हाथों पे लगा लेते हो तो आपके नवग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे। आप चंदन रगड़ लो, आप सिंदूर रगड़ लो, तो अगर आपको शुक्र को स्ट्रांग करना तो आप इत्र लगाओ ना अंगूठों के नीचे, वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं जो इत्र लगा रही हूँ या जो आप जो डीओ लगा रहे हो या जो हम प्रेस आयरन सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, इससे तो शुक्र हो ही रहा है स्ट्रांग। तो कितना करना है, एक बैलेंस में ही तो करोगे कि सिर्फ विलासता आ जाए और मैं मेहनत ना करूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो मेहनत और विलासता दोनों आपको बराबर चलानी पड़ेगी। अगर राजा भी है जो राज्य चला रहा है, जो बहुत पैसे वाला है, वो भी मेहनत तो कर रहा है ना, वो भी ऑर्डर तो दे रहा है, कम से कम सोच तो रहा है, तभी तो वो राजा है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ शुक्र को स्ट्रांग 24 नंबर से या इत्र से नहीं, आपको पूरी अपीयरेंस का ध्यान रखना चाहिए। आप चप्पल कैसी पहन रहे हो, आप कैसे उठ बैठ रहे हो, आप साफ सफाई का कितना ध्यान दे रहे हो। शुक्र खराब अगर आप नहाए नहीं हो, भले ही 24 लिख लो, भले ही इत्र लगा लो, लेकिन शुक्र खराब अगर आप नहाए नहीं हो तो मैं कहती हूँ नहाना जरूरी है शुक्र को सही करने के लिए। आपका बेड और आपका कमरा साफ होना जरूरी है शुक्र को सही करने के लिए, राइट जी। तो एक अगला सवाल मैं पूछती हूँ आपसे कि 28 के बाद जैसा बोला जाता है कि मांगलिक दोष होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर आप एज अ प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ को देखोगे कि 27-28 के बाद हमारे नेचर में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि एक एज है जहाँ पे पहले बुध काम कर रहा है, वहाँ पे अब मंगल काम करेगा, फिर 33 के बाद शनि काम करेगा। तो एज से हमारी पसंद, हमारा टेस्ट, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो 27 के बाद मैं मानती हूँ मंगल ग्रह शांत हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि दोनों पीड़ित हैं तो मंगल दोष शांत नहीं होगा, फिर वो 33 के बाद ही होगा। जब शनि की अपनी एज आएगी तब वो तभी शांत करेगा। तभी आप देखिए कईयों की विवाह 27-28 में हो जाएंगे, लेकिन कईयों का 33-34 में ही जाके होता है। तो वहाँ पे शनि भी कहीं ना कहीं मंगल को पीड़ित मान रहा है या मंगल को ऊर्जा दे रहा है। वास्तु के हिसाब से घर में कौन सी एक चीज़ रखी जा सकती है? वास्तु के हिसाब से घर में बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन मैं कहूँगी अपने मुख्य द्वार को सबसे ज़्यादा साफ रखा जाए, साफ सफाई का। क्योंकि आप देख रहे हो घर तो सजा होता है, मुख्य द्वार पे धूल पड़ी होती है, कितना गलत है। आपने बंधन द्वार टांग दिया, वो अगले साल साफ होगा, तो वो कितना गलत है। हर शुभ दिन पर, जैसे सावन शुरू हुआ, गुरु पूर्णिमा आई या शुभ दिन जो भी आएंगे, नाग पंचमी आ रही है, सावन के सोमवार, आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। मंदिर का विशेष ध्यान रखिए कि वो ईशान कोण में ही हो। आपका फ्लैट कैसा भी है, आपका घर कैसा भी है, अगर आपने भगवान को सही स्थान दे दिया तो आप समझ जाइए 50% तो वास्तु यहीं पे बैलेंस हो गया। अब जो 50% बचा है वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन 50% बहुत बड़ी एनर्जी है कि अपना मंदिर आपको ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगी, अगर आप आकस्मिक मृत्यु से या और कष्टों से बचना चाहते हो, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु माँ बाप के लिए बहुत बुरा होता है, पूर्व दिशा बैलेंस होनी चाहिए। पूर्व दिशा को कभी ऊंचा मत करो, भारी चीज़ें मत रखो। जितना भी भारी चीज़ें, जितनी भी ऊंचाई देनी है वो दक्षिण को दे दो या साउथ वेस्ट को दे दो। तो आपके घर में कम से कम आकस्मिक मृत्यु या बहुत बड़े बड़े ऐसे इवेंट जो एकदम से घटित हो जाते हैं, जो लोगों के लिए कई बार अच्छे नहीं होते, वो नहीं होंगे। एक आखिरी चीज़ इसमें मैं पूछना चाहूँगी आपसे, मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम शंख रखते हैं, घंटी रखते हैं, बहुत सी चीज़ें रखते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी कि 3 गणेश जी मंदिर में कभी नहीं होने चाहिए। जैसे एक चांदी के गणेश लक्ष्मी हम लाए और एक हम लोग लाते हैं मिट्टी के, ऐसे ही करके और भी बढ़ जाते हैं। कभी भी आपके मंदिर में 3 गणेश नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप 3 गणेश की ऊर्जा को बैलेंस ही नहीं कर सकते हो। दूसरा मैं कहूँगी, अपने घर में भी जो आप कहते हो गेट पे गणेश जी लगा दिए, घुसते ही गणेश जी लगा दिए, आपने देखा ऑफिस में भी गणेश जी लगे। गणेश जी द्वारपाल है, और आप क्या से वो करते हो कि आप उनको द्वारपाल बना देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और गणेश जी की बैक पे साफ सफाई नहीं होती है। आपने एक काम, गणेश पुराण में आता है कि गणेश जी की जो बैक साइड है वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो आपको गणेश जी के बैक साइड में साफ सफाई का ध्यान रखना होगा अगर अपने घर में आप मंदिर रख रहे हो। तो मैं फिर से बोलूँगी, अगर अपने घर में मंदिर है तो डेली साफ करो। और जिनके घर में गणेश जी के बैक साइड में सूखे फूल पड़े हैं या कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी है जो अब उसका काम खत्म हो चुका है, तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष सही नहीं हो सकता। ये छोटी सी बात है कि फूल के छोटे छोटे या चावल के छोटे छोटे कण रह जाते हैं, तो डेली आपको साफ करना चाहिए। जैसे आप खुद नहाते हो तो उनको भी साफ करो डेली। तो ये बात का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।